हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये जो तीनों लाइबिलिटीज़ हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 34 और 149 जो है इसको भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है दैट व्हाट इज़ अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होता क्या है। अब लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदार ठहराना। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिम्मेदार है, वो होती है लाइबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में होता क्या है कि यहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो नॉन इंटेंशनली जो है या अनअवेयर होता है किसी फैक्ट के बारे में कि उसकी वजह से किसी और पर्सन को जो है नुकसान हो गया है। यानी कि एज एन एग्जांपल ए एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से बी को जो है वो नुकसान हुआ है और ए की उसमें कोई इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रूल है वो अप्लाई किया जाता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो तो फर्स्ट जो इसेंशियल है कंडीशन जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की वो ये है कि डेंजरस थिंग जो है वो ब्रॉड यानी लगाई गई हो या अप्लाई की गई हो किसी के लैंड पर। अब ये डेंजरस चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपने जो है फैक्ट्री लगा दी है किसी लैंड पर और उसकी वजह से जो है उस फैक्ट्री का जो धुआं जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन जो हो रहा है वो पूरे पब्लिक को एट अ लार्ज हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आप पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाई जा सकती है अगर उस फैक्ट्री की वजह से जो लोग हैं वहाँ के वो बीमार हो रहे हैं। अब सेकंड जो है इसका एसेंशियल वो ये है द थिंग ब्रॉड अप्लाइड और केप्ट ऑन हिज लैंड बाय अ पर्सन मस्ट एस्केप और रिमूव। यानी कि जो चीज़ उसने अपनी ज़मीन में लगाई है ना या अप्लाई की है वो जो है वहाँ से भाग गई हो या वो वहाँ से हट गई हो। इसका मतलब है कि उसकी वजह से कोई है डेंजर यानी कि कोई खतरा जो है उत्पन्न हो गया हो या इंजरी क्षति हो गई हो दूसरे व्यक्ति को। अब इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप जो है अपने लैंड पर एक डॉग रख रखा है आपने और वो डॉग जो है आपके उस घर से निकल के भाग जाता है और दूसरे व्यक्ति को जख्मी कर देता है। तो यहाँ पर जो है आप लायबल होंगे अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी उसका रखरखाव करना। या फिर दूसरा एग्जांपल कि आपके पास कोई गाय या भैंस है, आपने उसको अपने घर में बांध रखा है, उसके बाद अगर वो दूसरी जो है मान लीजिए वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है और वहाँ पर वो उनकी फसलों को दूसरे पर्सन की फसलों को अगर वो बर्बाद करते हैं या खा लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर लायबल ठहराया जा सकता है। थर्ड है इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, कि जो आप उस लैंड का यूज़ जो कर रहे हो ना वो नॉन नेचुरल यूज़ के लिए कर रहे हो। नॉन नेचुरल का मतलब क्या है कि या तो आपने वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा रखी है या फिर डांस क्लब या बार खोल रखे हैं, तो आप वहाँ पर लायबल होंगे। अब ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो सबसे पहले अप्लाई की गई थी रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में 1868। ये जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं ये आपका जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिए। सेकंड जो है इंडिया में अप्लाई हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1987 में। नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द लैंड इज़ यूज फॉर इरीगेशन पर्पस इट इज़ अ नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, कि अगर जो है ज़मीन जो है वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जा रही है तब उसे नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड कहा जाएगा। ये किस केस में डिसाइड हुआ था, राम सहाय वर्सेस माता देन। अब इसके एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं इसके, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, कि ये इन कंडीशंस में जो ये रूल है या जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो किसी स्टैट्यूट या एक्ट के अंडर बनी है और वहाँ से जो है उसके एक्ट से कोई जो है डैमेज हो जाता है और वो जो है अथॉरिटी जो वर्क कर रही हो पब्लिक पर्पस के लिए वर्क कर रही हो, तो ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो अप्लाई नहीं होगा। सेकंड है नेचुरल यूज़। अब नेचुरल यूज़ का मतलब क्या है, इरिगेशन ऑफ लैंड या उस लैंड पर ट्रीज़ लगा देना
या गैस पाइप हाउस में या इलेक्ट्रिक वायर्स किसी हाउस या शॉप में, यानी कि जो कि नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल यूज़ में काउंट की गई है। अब थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि फेमाइन, ब्लड या अर्थक्वेक एटसेट्रा। फोर्थ है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि जब जो गलत काम जो किया है वो किसी तीसरी पार्टी ने किया हो, तब भी ये जो लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वो अप्लाई नहीं होगी। अब इसके एसेंशियल क्या क्या हैं? पहला तो ये है कि जो एक्ट जो किया गया है, रॉन्गफुल एक्ट जो है, वो थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है। और इसका सेकंड पॉइंट है कि जो थर्ड पार्टी जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, डिफेंडेंट के। अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि वो उसका एजेंट या उसका सर्वेंट यानी नौकर वो ना हो, जो थर्ड पार्टी है। थर्ड जो है देयर वॉज नेग्लिजेंस, यानी वहाँ पर कुछ नेग्लिजेंस हो गई हो। फिफ्थ जो इसका एक्सेप्शन है वो ये है प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, कि प्लेंटिफ की जहाँ पर खुद की गलती होगी वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को अप्लाई नहीं किया जाएगा। और सिक्स जो है लास्ट पॉइंट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, वो ये है कि जहाँ पर कंसेंट हो दूसरे पार्टी की, मैक्सिमम से समझिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इट मीन्स दैट देयर इज़ कंसेंट दैट देयर इज़ नो ऑफेंस, कि जहाँ पर उस व्यक्ति ने खुद ही दूसरे व्यक्ति को यानी डिफेंडेंट को कंसेंट दे दी हो, तो भी वहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं जॉइंट लाइबिलिटी की तरफ। अब जॉइंट लाइबिलिटी क्या होता है? जॉइंट लाइबिलिटी में दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो किसी एक अपराध में शामिल होते हैं, और वो अपराध जो है अगर उनमें से एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति ने कर दिया है, वो काम कर दिया है जो कि विधि के द्वारा प्रतिबंधित है, तो हर एक व्यक्ति जो है उनमें से उसे लायबल ठहराया जाएगा, यानी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे माना जाएगा कि वो काम जो है उसने अकेले ही किया हो। ये कहलाता है जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए तीन व्यक्ति जो हैं उन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया। अब तीनों वहाँ उस जगह पर पहुँच गए और उन्होंने तीनों ने मिलकर चोरी कर ली। तो अब यहाँ पर माना जाएगा कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वली लायबल होगा, और ये माना जाएगा कि हर एक व्यक्ति ने अकेले चोरी की हो, ऐसा वहाँ पर माना जाएगा। ये है जॉइंट लायबिलिटी। अभी कहाँ पर अप्लाई होता है? सेक्शन 34 जो है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, उसमें अप्लाई होता है। क्या कहता है सेक्शन 34? वेयर एन एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ देम वुड बी लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इट इज़ डन बाय हिम अलोन। अब ये कहता है कि जहाँ पर कोई एक्ट जो है, कोई कार्य जो है कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया है उनकी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, तो वहाँ पर ये माना जाएगा हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से लायबल होगा कि जैसे कि वो काम जो है उसने वो अकेले ही किया हो। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं सेक्शन 34 के? अब इसमें हैं तीन चीज़ें जो हैं उसके एसेंशियल्स हैं। पहला है कॉमन इंटेंशन, यानी कि सबका आशय जो है वो समान होना चाहिए, एक ही आशय होना चाहिए। सेकंड है सेवरल पर्सन्स, कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। थर्ड है क्रिमिनल एक्ट, यानी कि आपराधिक कार्य होना चाहिए। अब फर्स्ट जो है इसमें कॉमन इंटेंशन, कि कॉमन इंटेंशन क्या है? अब कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि एन इंटेंशन बिकम्स कॉमन व्हेन इट इज़ शेयर्ड बाय सेवरल पर्सन्स एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्ट, कि कोई इंटेंशन, कोई आशय जो है वो कॉमन कब तब कहलाएगा जब उसे कई व्यक्तियों को द्वारा शेयर किया गया हो किसी एक कार्य को करने के लिए, यानी कि उस बात का डिस्कशन कई व्यक्तियों के बीच में हुआ हो। अब इसमें केस था वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, इसी पोस्टमैन के केस के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है इसमें हुआ क्या था, वो जो पर्सन थे वो बैंक को लूटने के लिए आए थे, और एक व्यक्ति जो था वो बाहर खड़ा था बैंक के उन्हें सिग्नल देने के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें उन्होंने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने ये माना कि जो अपराध जो किया गया है वो कॉमन इंटेंशन में किया गया है, इसलिए जो व्यक्ति वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं था मर्डर की जगह पर, ये जो है यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि उसकी जो कॉमन इंटेंशन थी वो कितनी थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कहा दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड स्टिल एंड वेट, कि यहाँ पर उस व्यक्ति को भी बराबर का हिस्सेदार ठहराया जाएगा जॉइंट लायबिलिटी में, कॉमन इंटेंशन में, जो कि वहाँ पर सिर्फ खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट केस इसमें है महबूब शाह वर्सेस एम्परर,
अब इस केस में ये कहा गया था कि जो क्रिमिनल एक्ट जो है वो कॉमन इंटेंशन के परसुएंस में होना चाहिए। और एक केस है पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्री अरेंज प्लान या प्रायर मीटिंग जो है माइंड की वो होनी चाहिए, यानी कि उस अपराध को गठित करने से पहले लोगों का मिलकर प्लान बनाना ज़रूरी है अंडर द कॉमन इंटेंशन। अब सेकंड जो है कॉमन इंटेंशन के अंदर वो ये है सेवरल पर्सन का होना इसमें ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो किसी अपराध को करते हैं तो ये कहा जाएगा कि जो अपराध जो किया गया है वो सेवरल पर्सन यानी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति को कभी भी सेवरल पर्सन नहीं कहा जा सकता है। थर्ड जो है क्रिमिनल एक्ट यानी कि आपराधिक कार्य का होना भी ज़रूरी है। अब अपराध का मतलब क्या है, वही जो हमने सेक्शन 40 में जो है आपको डिफ़ाइन कर दिया था, जो आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइंड है। और उसके अलावा अगर आप ऑफेंस यानी क्राइम को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि दैट व्हाट इज़ अ क्राइम। अब क्रिमिनल लायबिलिटी को अप्लाई करने के लिए कॉमन इंटेंशन के अंदर किसी क्रिमिनल एक्ट का होना भी ज़रूरी है। इसके बाद आता है दैट व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है। अब इसमें जो होता है कोई ऑफेंस जो है कमिट किया जाता है किसी एक मेंबर यानी किसी एक साथी के द्वारा अनलॉफुल असेंबली के, किस लिए, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, उस असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। और ऐसे मामले में जो प्रत्येक मेंबर जो होगा असेंबली का वो कंस्ट्रक्टिवली लायबल होगा, उसे इस प्रकार लायबल ठहराया जाएगा कि वो कार्य उसने अकेले ही किया हो, इस फैक्ट को नज़रअंदाज करते हुए कि वो उस जगह पर उपस्थित था या नहीं था, केवल उस अनलॉफुल असेंबली की जो है मेंबरशिप यानी कि उसका सदस्य होना ही यहाँ पर सफिशेंट होगा। अब सेक्शन 149 क्या कहता है, सेक्शन 149 कहता है कि अगर कोई अपराध जो है किया जाता है किसी अनलॉफुल असेंबली के किसी एक सदस्य के द्वारा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, यानी कि उस असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए या उसके देखते हुए, तो हर एक मेंबर जो है उस असेंबली का वो इस तरीके से लायबल होगा और इस तरीके से उसे दोषी ठहराया जाएगा कि हर एक व्यक्ति जो उस समय वहाँ पर उस अपराध के होने के समय मेंबर जो था उस असेंबली का वो गिल्टी होगा यानी वो अपराधी होगा उस अपराध का। अब क्या क्या एसेंशियल हैं सेक्शन 149 के, तो पहला एसेंशियल जो है सेक्शन 149 का वो ये है कि जो अपराध जो है किसी अनलॉफुल असेंबली के विरुद्ध जो असेंबली है उसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए और वो कॉमन ऑब्जेक्ट के परसुएंस में होना चाहिए और उस सेम असेंबली की जो है वो जो पर्सन जो है जिसने वो क्राइम किया है वो उसका मेंबर होना चाहिए। अब अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है, अनलॉफुल असेंबली जो है वो सेक्शन 141 में डिफाइन है आईपीसी में। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है कि ऐसे 5 या उससे ज़्यादा लोग कि जिनका कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, अपराध करने के लिए कोई असेंबली बनाते हैं, तो ऐसी असेंबली जो होगी वो अनलॉफुल होगी यानी विधि विरुद्ध होगी। सेकंड जो है कॉमन ऑब्जेक्ट। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं अनलॉफुल असेंबली के, जैसे कि मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना गवर्नमेंट को। थर्ड जो है कि फोर्सिबली पोजेशन ले लेना किसी प्रॉपर्टी का, फोर्थ जो है इलीगली किसी को कंपल्सन करना, और फिफ्थ जो है लॉ का जो एग्जीक्यूशन है उसको रजिस्ट करना यानी कि उसको लागू होने में विधि के अड़चनें पैदा करना। अब थर्ड जो है मेंबरशिप ऑफ द सेम असेंबली, कि केवल मेंबर होना उस असेंबली का ये भी सफिशिएंट है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को अप्लाई करने के लिए। अब इस वीडियो के लास्ट में जो है हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में। अब सेक्शन 34 जो कहता है कि सेवरल पर्सन्स होने चाहिए। अब सेवरल पर्सन का मतलब है कि जो पर्सन के जो हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि अनलॉफुल असेंबली में जो है मिनिमम 5 पर्सन होने चाहिए। और सेक्शन 30 जो है वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, जबकि सेक्शन 149 जो है वो अपने आप में
एक स्पेसिफिक ऑफेंस है और ये विकेरियस लायबिलिटी पैदा करता है प्रत्येक मेंबर जो है उस असेंबली की। तो सेक्शन 34 जो है वहाँ पर कोई कॉमन इंटेंशन जो है उसकी ज़रूरत होती है और सेक्शन 149 में जो है कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। अब कॉमन इंटेंशन जो है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट जो है कौन सा होना चाहिए, जो कि सेक्शन 141 में जो है मेंशन दिया गया है। अब सेक्शन 34 जो है उसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो नेसेसरी है, यानी कि प्लान का पहले डिस्कस किया जाना वो ज़रूरी है, जबकि सेक्शन 149 में प्रायर डिस्कशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अब सेक्शन 34 में ऑफेंस जो है कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए और सेक्शन 149 में जो है ऑफेंस जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में होना चाहिए। सेक्शन 34 में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि हर व्यक्ति का पार्टिसिपेट यानी भाग लेना उस अपराध को कारित करने में ये ज़रूरी है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हर मेंबर का वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।